नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, भारत का एक सच है, या यूं कहिए कि हमारे देश भारत का एक अखंड सत्य है। और वो सत्य यह है कि इस देश के भीतर चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, या फिर किसी भी स्तर के चुनाव हो, वहां पर दो फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें पहला फैक्टर आता है ओबीसी का, यानी आप इसको जाति कह लीजिए, जिसमें तमाम जातियां आ जाती हैं। लेकिन आज चूंकि इस वीडियो का फोकस ओबीसी है, तो इसलिए मैं विशेष रूप से ओबीसी कहना चाहूंगा। इसके अलावा जो दूसरा एक प्रमुख फैक्टर होता है वो होता है हमारे देश के भीतर आरक्षण, यानी रिजर्वेशन। यानी कास्ट और रिजर्वेशन के आधार पर इस देश के भीतर यहां पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने वोट बैंक को अपने समर्थन में लाने के लिए सारी जद्दोजहद करते हैं। और इसमें वो अपने नफे नुकसान को भी जानते हैं। इस बात को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो चूंकि ओबीसी, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग हो, तो इन लोगों से नाराजगी मोल लेना किसी भी राजनीतिक दल के हित में नहीं हो सकता है। अब उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि दरअसल ओबीसी वर्ग की जो इस देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी है वो 50% से अधिक है। कहीं कहीं पर यह 52% कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे 54% कहा जाता है। तो आप मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि इनकी जो हिस्सेदारी है, यानी ओबीसी वर्ग की जो हिस्सेदारी है, वो 52% से लेकर 54% के बीच में है, यानी आधे से ज्यादा है। क्लियरली हमें यह स्पष्ट होता है। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि वो किसी भी ऐसे फैसले को जो कि इनके समर्थन में हो, यानी ओबीसी के समर्थन में हो, उसके खिलाफ विरोध करे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई कानून अगर सरकार लेकर आती है तो फिर जो विपक्ष में पार्टियां होती है वो भी ओबीसी या अन्य जातियों के समर्थन में अगर कोई कानून लाया जाता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलती हैं, उससे वो बचना चाहती हैं। हालांकि आप लगातार इस पूरे दौर में ये भी देखेंगे कि जब अगर कोई इस प्रकार का कानून आता है या कोई बिल आता है तो फिर विपक्ष सरकार पर निशाना जरूर साधता है, लेकिन वो सरकार का समर्थन भी करता है। और मंगलवार को, यानी कल, एक ऐसी ही घटना हुई, एक ऐसा ही बिल पास हुआ लोकसभा से, जिसके बाद ये चीज और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल सारी पार्टियां इस समय सतर्क हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और समेत 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के भीतर जो ओबीसी जातियों का समीकरण है या उनकी जो हिस्सेदारी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी एक पार्टी की जीत में या उसकी हार में। इसलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, बीजेपी तो इस पूरे कानून को लेकर ही, इस पूरे विधेयक को लेकर ही आई है, तो और चाहे फिर अन्य राज्य हो जिसमें आरजेडी है, आरएलपी है, जेएमएम है, डीएमके है, आम आदमी पार्टी है, तो ये जो तमाम पार्टियां हैं ये लगातार इसका समर्थन करेंगी, चाहे वो चुनावी राज्य की पार्टियां हो या फिर जो गैर चुनावी राज्य हैं वहां की पार्टियां हो। आपने कुछ समय पहले दोस्तों ये खबर सुनी होगी, पढ़ी भी होगी कि नीट का जो अखिल भारतीय कोटे में जो आरक्षण होता है उसमें आरक्षण का अधिकार दे दिया गया है। जो नीट का ऑल इंडिया जो भारतीय कोटा होता है उसमें आरक्षण का अधिकार दिया गया है, और जिससे कहा गया कि करीब 5000 बच्चों को फायदा दिया जा सकता है। तो उसके बाद लगातार मोदी सरकार के मंत्रियों पर जो सवर्ण जाति से आते हैं, या मोदी सरकार पर भी ये आरोप या आक्षेप लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि आप क्या कर रहे हैं, यानी सवर्ण नेताओं के ऊपर एक प्रकार से सवाल खड़े किए गए थे कि आप सवर्ण जातियों के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम चीजें होने के बावजूद ये जो नीट को लेकर जो अखिल भारतीय कोटे में आरक्षण का अधिकार जो दिया गया उसको दे दिया गया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक मुद्दा उठा जो कि पहले से हालांकि उठा था, लेकिन इस दौर में और भी ज्यादा जीवित हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। वो है जातिगत जनसंख्या का, यानी जातीय जनसंख्या का, जनगणना का। अब इसको लेकर बीजेपी के ही अंदर कुछ मंत्री, कुछ नेता और बीजेपी के जो
गठबंधन वाले साथी हैं, जो एनडीए के गठबंधन वाले दल हैं, वो तमाम भी एक प्रकार से उनके भीतर से भी आवाज आ रही थी कि आप इस प्रकार से हमारे लिए जातिगत जनगणना की जो पूरी की पूरी हमारी मांग है उसको आप सुनिए, उसको पूरा कीजिए और आप देश में जातिगत जनगणना को लेकर आइए। हालांकि बीजेपी अभी तक इस पर एक प्रकार से प्रखर तौर पर या मुखर तरीके से वो सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खानों में ये बातें चल रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, कई नेता गृह मंत्री से भी मिले इस सिलसिले में। लेकिन बहरहाल बात यहां पर होगी उस घटना की जो कि कल हुई। देखिए दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, आप जानते हैं, जो कि 19 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलेगा। अब करीब 3 सप्ताह हो गए, ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और पिछले 3 सप्ताह के दौरान आपने देखा होगा कि लगातार ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी नेताओं ने उस संसद के भीतर हंगामा ना किया हो। हंगामा था जो पेगासस का जासूसी कांड है उसको लेकर, महंगाई को लेकर, साथ ही साथ बहुत सारे अन्य फैक्टर थे, किसान आंदोलन भी था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर रोजाना हंगामा होता था। रोजाना आप खबरें पढ़ते होंगे, देखते होंगे टीवी पर कि कैसे आज स्पीकर साहब ने जो सदन की कार्यवाही है उसको स्थगित कर दिया इतने घंटों के लिए, इस समय तक के लिए, और लगातार वॉकआउट लेकर या फिर वॉकआउट करते हुए या फिर जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें भी विघ्न डालते हुए। तो ऐसे हंगामे के बाद तमाम चीजों पर विघ्न आता रहा, वो तमाम चीजों में बाधा आती रही। लेकिन मंगलवार को जब यह बिल पेश हुआ, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब इस बिल को पेश किया गया बीजेपी की तरफ से, तो फिर उसके बाद सारी पार्टियों ने एक स्वर में सर्वसम्मति के साथ इस पे अपना समर्थन जारी कर दिया, उसको समर्थन दे दिया। अब आपको जल्दी से मैं बताना चाहूंगा कि यह है क्या दोस्तों। दरअसल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारत मंत्री वीरेंद्र कुमार, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने संसद के लोकसभा के भीतर वहां पर 127वां संशोधन बिल प्रस्तुत किया। अब इसको दोस्तों जब प्रस्तुत किया गया तो इसमें क्या क्या बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका रिजल्ट जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा के भीतर जाहिर सी बात है कि एनडीए का बहुमत है, लेकिन यहां पर जो वोटिंग हुई तो उसमें 385 वोट पड़े इसके समर्थन में और एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा। और इसका कारण वही है जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कोई भी पार्टी ओबीसी जातियों से नहीं ले सकती नफरत मोल। तो यहां पर दोस्तों जब ये बिल पेश किया गया, तो इसके बाद जब ये लोकसभा से पारित भी हो गया, तो इसके बाद जब ये राज्यसभा में जाएगा तो इसको लेकर कोई भी अंदेशा, किसी को भी असमंजस या शक शुबा नहीं है कि ये वहां पर रुकेगा या कोई वहां पर कोई विघ्न आ सकेगा, क्योंकि चूंकि जब विपक्षी नेता ही, विपक्षी सांसद ही इसके साथ है, तो इस बिल को आगे बढ़ने से, कानून बनने से कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर संविधान का संशोधन किया जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, एक विशेष बहुसंख्यक या बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि 2/3 बहुमत होता है। यानी एक संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत का होना बेहद जरूरी होता है। और यहां पर इस केस में आप देख सकते हैं कि 2/3 बहुमत मिल चुका है। तो अब ये राज्यसभा से भी जल्दी पास हो जाएगा और इससे ये माना जा रहा है, जो इसका मेन जो चीज है, जो इसका मेन आप कह सकते हैं कि इसका जो मेन समरी अगर इसमें कहूं या इसका जो मेन ककहरा है वो ये दरअसल ये है कि दरअसल इस बिल के पारित होने के बाद राज्यों को उनकी जो ओबीसी की सूची होती है उसे तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। यानी स्टेट की जो पावर होती है कि वो सोशली या एजुकेशनली तौर पर, यानी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास घोषित कर सकते हैं, उनको आरक्षण की श्रेणी में ला सकते हैं, उस सूची को तैयार कर सकते हैं, तो उसका प्रमुख जो अधिकार है वो राज्यों को मिल जाएगा। और इसमें एक नजीर बना, या यूं कहिए कि एक पृष्ठभूमि में जो एक चीज बनी वो थी 5 मई 2021 की एक घटना। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि वो फैसला उसी आधार पर आया। दरअसल दोस्तों 2018 में, यानी वर्ष 2018 में, करीब आज से 3 साल पहले, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और वहां पर मराठाओं को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने के लिए बिल लाया गया था देवेंद्र फडणवीस सरकार के द्वारा। लेकिन इस बिल को फिर चैलेंज किया गया बॉम्बे उच्च न्यायालय में, बॉम्बे हाईकोर्ट में। इसके खिलाफ अपील की गई और वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बिल की संवैधानिक वैधता को उचित माना।
फिर यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया, और वहां पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में लाया गया ये संवैधानिक जो ये आरक्षण था, इसे असंवैधानिक करार दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कोई भी राज्य, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है कि वो किस जाति को ओबीसी सूची में लेकर आए। इसके लिए सिर्फ यह अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ही होता है, यानी उन्हीं के पास निर्णय होता है। तो यहां पर एक चीज और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई कि इस पूरी की पूरी सूची को नोटिफाई करने के लिए, यानी किस जाति को उल्लेखित किया जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होगा। यानी महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल जो किसी भी राज्य के हैं, उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो अधिकार है वो सिर्फ सीधे तौर पर राष्ट्रपति के पास होगा। अच्छा, ये जो टिप्पणी है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आप जान लीजिए कि किस आधार पर थी। दरअसल 102वां संविधान का संशोधन लाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, और जिसके तहत संविधान के भीतर 338B और 342A को जोड़ा गया था। और 338B क्या कहता है ये भी आप जान लीजिए। वो कहता है कि दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, उसकी संरचना, उसके कर्तव्य, उसकी शक्तियां, इन पर यह बात करता है। और अनुच्छेद जो 342A है वो बात करता है राष्ट्रपति को पिछड़े वर्ग को उल्लेखित करने का अधिकार के बारे में, यानी राष्ट्रपति के पास ही यह सीधे तौर पर अधिकार है। चाहे देश का कोई भी राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके पास यह अधिकार फिलहाल नहीं था एक प्रकार से, क्योंकि ये जो 102 संशोधन आया था संविधान के भीतर, इसमें ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई ये जोड़ दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार जो 127वां संशोधन लेकर आई है, जो बिल प्रस्तुत किया गया है कल, इसके मातहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब यह अधिकार आएगा, यानी उनकी जो पावर है उनको रिस्टोर करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। कहीं ना कहीं यह बात कही जा रही थी कि इस दौर में राज्यों की शक्तियों को कम किया गया है, लेकिन अब यह कदम स्वागत योग्य है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चाहे किसी भी राज्य में विपक्ष की सरकार हो, तो वहां से भी अब इस पूरे के पूरे बिल का, इस पूरे के पूरे कदम का समर्थन और इसका स्वागत किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस बिल के पास हो जाने के बाद, जब ये अगर राज्यसभा से भी जल्द ही पास हो जाएगा, तो उसके बाद आर्टिकल 338 में B9 क्लॉज को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 342A में क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में संशोधन होगा और एक नया क्लॉज जोड़ा जाएगा जिसे क्लॉज 3 कहा जाएगा। साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 366 में 26C को जोड़ा जाएगा। ये तमाम चीजें क्लियरली डिफाइन कर सकती हैं कि कौन सी जाति को आप एक राज्य, उस राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि राज्यों को अपने राज्य के भीतर जातियों की क्या हालत है, कैसी परिस्थितियां हैं, उसकी ज्यादा जानकारी होती है। इसलिए अब उनके पास यह अधिकार होगा कि आप किस जाति को इस श्रेणी में डालना चाहते हैं। इससे यह हो सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में मराठा, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत और गुजरात में पटेल समुदाय को हो सकता है कि फायदा पहुंचे और इन जातियों को इस सूची में शामिल किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इस पर ये वीडियो है, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कानून, आपको ये पूरा बिल समझ में आया होगा। हालांकि एक चीज है दोस्तों कि ओबीसी जातियों में असमंजस अभी भी बरकरार है, क्योंकि क्या है हमारे देश में कि अगर राज्य सूची तैयार करती है किसी जाति की, तो हो सकता है कि वो जाति राज्य में तो ओबीसी के दर्जा प्राप्त हो, लेकिन केंद्र में नौकरियों के सिलसिले में उस जाति के पास वो दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर ओबीसी की सूची में जातियों की पहचान करने की घोषणा, उनकी पहचान करने और उनको घोषित करने की शक्ति अब दे दी गई है राज्यों को। और पहले जैसा होता था कि राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग है वो सिफारिश करता था, अब हो सकता है कि उसकी सिफारिश को ज्यादा प्राथमिकता ना दी जाए। लेकिन सवाल दोस्तों यहां पर ज्यों का त्यों बरकरार रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है, हम मानते हैं कि पहले जो कुछ हुआ वो गलत था, इसके लिए कई सारी जातियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, और इस आरक्षण को लाने का उद्देश्य यह था कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें देश के हर क्षेत्र में, हर विभाग में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए।
लेकिन सवाल यही है कि कब तक आरक्षण के नाम पर इस देश को विकलांग बनाया जाएगा, कब तक आरक्षण के नाम पर इस देश की असल योग्यता को, इस देश के लोगों की असल योग्यता को उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, उससे समझौता किया जाएगा। देखिए, सही तरीके से यह होना चाहिए कि अगर हां किसी जाति को उसका तय अधिकार नहीं मिला है, उसका जायज, उसका नैतिक अधिकार नहीं मिला है, तो उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में सियासत नहीं होनी चाहिए, और इसकी आड़ में सियासत ही हो रही है, और हर पार्टी सिर्फ अपना राग अलाप रही है और अपने वोट बैंक को खुश करने की दिशा में सिर्फ प्रयासरत है। फिर चाहे आप ओवैसी को देखिए, फिर चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखिए, आप सपा को देखिए, आप बसपा को देखिए, आप कांग्रेस को देखिए, आप आरजेडी को देखिए, आप जेडीयू को देखिए, आप बीजेपी को देखिए, आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए। और बात यह है कि जब इस देश में कहा गया है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो फिर भी इस देश के भीतर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण मिला हुआ है। ऐसे में जिनके पास आरक्षण नहीं है, उन्हें यह दुख होता होगा, उन्हें अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखता होगा, क्योंकि अगर वो योग्य है, अगर वो अंक भी ज्यादा लाते हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम कब तक आरक्षण की इस पूरी की पूरी सुविधा को, इस आरक्षण की पूरी व्यवस्था को लागू करते रहेंगे। और इससे एक बात जाते जाते याद आ रही है कि हमारे देश में किसानों के कर्ज को माफ करने को लेकर हर चुनाव में हर पार्टी वादे करती है, और इसे चुनाव में जीत के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन कब तक आप किसानों का कर्ज माफ करेंगे? क्यों नहीं आप किसानों को इतना सक्षम बना देते हैं कि वो कर्ज ही ना ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।